हेलो माय रॉक स्टार्स, वेलकम टू सोशल स्पार्क। आई होप सो आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। सो क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी, आज बारी है चैप्टर नंबर 4 द बिगनिंग्स सिटीज एंड स्टेट। इस चैप्टर में हम लोग कहानी की हेल्प से देखेंगे कैसे फर्स्ट अर्बनाइजेशन खत्म हुई, उसके बाद कैसे सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट होती है। बीच में लगभग 1000 साल का टाइम हमें ऐसा देखने को मिलता है जहां पर इंडिया में लोग सिर्फ रूरल लाइफ यानी रूरल इकोनॉमी या हम लोग बात करें रूरल गैप हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे जनपदाज आए, उसके बाद कैसे जनपदाज मर्ज हुए और आखिर में हमें महाजनपदाज का कंसेप्ट देखने को मिला। कैसे ट्रेड अचानक से इतना ज्यादा अच्छा होने लगा, एग्रीकल्चर अच्छा होने लगा, कोइंस, ठीक है, सिक्कों की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कैसे सिक्के आए, वो सिक्के कैसे दिखाई देते थे, उन पे कैसे मार्क होते थे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये जो पहले राजा होते थे, जनपदाज महाजनपदाज के राजा होते थे, वहां पर कैसा सिस्टम काम करता था, यानी लोगों को कैसे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा था, कास्ट, जाति, वर्ण, इन सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है अर्ली सेकंड मिलीनियम बीसीई। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, हम कहते हैं तीनों एक ही सिविलाइजेशन के नाम है। नाम आप सबने सुन रखा है, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको इंडस या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। अब क्या होता है भाई, ये सिविलाइजेशन हमारी होती है कोलैप्स, यानी ये सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है अर्ली सेकंड मिलेनियम बीसी की हम लोग बात करें तो। अब इस सिविलाइजेशन में जो सिटीज थी, जो वहां की अच्छी हम लोग बात करें अर्बन लाइफ थी, वो भी यहाँ पर खत्म हो जाती है इसी के साथ साथ, ठीक है। वहीं कुछ लोग उस जो वहां उस टाइम की सिटीज थी, उसमें वहीं बहुत सारी सिटीज ऐसी हो जाती है जहां पर लोग रह ही नहीं रहे, मीन्स वहां पर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ सिटीज में लोग रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एक शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। वो शहरी लोगों की तरह नहीं, रूरल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, यानी गांव के लोगों की तरह रहना स्टार्ट करते हैं। और अर्बनाइजेशन पूरी तरीके से इंडिया में खत्म हो जाती है और लगभग 1000 साल तक, ठीक है, 1 मिलेनियम पूरी हम बात करें, 1 मिलेनियम इक्वल्स टू 1000 ईयर्स, लगभग 1000 साल तक हमारे इंडिया में लोग गांव की तरह रहते आए, ठीक है। रूरल हम लोग बात करें लाइफस्टाइल हमें देखने को मिला। लेकिन फिर अचानक से चीजें हमें चेंज होती दिखती है और हमारे सामने सेकंड अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है जी। सेकंड अर्बनाइजेशन में हमें आगे देखेंगे जनपदास और महाजनपदास के, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे एक बार अच्छे से डिटेल में कि जब हमारी फर्स्ट अर्बनाइजेशन खत्म हुई उसके बाद क्या हुआ। 1000 ईयर रूरल गैप फॉलोड द फॉल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के फॉल के बाद लगभग पूरे 1000 ईयर्स तक हमें रूरल गैप देखने को मिला, ठीक है जी। उसके बाद बाय द फर्स्ट मिलेनियम बीसी वाइब्रेंट न्यू एरा ऑफ सिटीज अमर्ज, ठीक है। दोबारा से नई सिटी अमर्ज होने कब लगी, यानी दोबारा से नई अर्बनाइजेशन, जिसको हम लोग सेकंड अर्बनाइजेशन के नाम से जानते हैं, वो कब अमर्ज होने लगी, आप सभी को याद रखना है, बाय द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई। उसके साथ साथ हम लोग इस चैप्टर में आगे देखेंगे कि आयरन का इन्वेंशन हुआ, जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन में हमें देखने को नहीं मिला था। अब सबसे पहले कंपैरिजन देखेंगे कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन और सेकंड अर्बनाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेड्स, ये जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन है ये फेड्स हुई कब, सिटीज अबंडेंट आफ्टर 2000 बीसीई। 2000 बीसीई के बाद वो सिटीज थी, जो शहरी लाइफ थी वहां की, वो खत्म होती हुई हमें देखने को मिली। उसके बाद लॉस ऑफ एलेबोरेट स्ट्रक्चर्स, राइटिंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उस टाइम का जो स्ट्रक्चर्स थे, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, वो हमारे सामने टूट के बिखर गई। उस टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, यानी राज्य को कैसे चलाया जाएगा, सोशल हम लोग बात करें सोसाइटी को कैसे डिवाइड कर रखा था ग्रुप्स में, वो सारी चीजें यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। उस टाइम की राइटिंग, ये सारी चीजें यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं। फिर रिटर्न टू विलेज लाइफस्टाइल, जो कुछ लोग बचे थे उन सिटीज के अंदर, वो विलेज लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब वो गांव में जैसे लोग रहते हैं वैसे रहना स्टार्ट करते हैं, यानी सिटीज का कंसेप्ट लगभग 1000 साल तक इंडिया से गायब हो जाता है। फिर द राइज ऑफ द गंगा प्लेन्स, अब इसकी बात करेंगे सेकंड अर्बनाइजेशन। अब रिवर आप सभी को याद रखनी है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन पूछी जाए तो कहां पर, इंडस प्लेन्स में हमें देखने को मिली थी। वहीं सेकंड अर्बनाइजेशन की जब बेटा बात होगी तो हमें गंगा प्लेन्स में देखने को मिली। A new phase of urbanization began in the first millennium BCE। अब दोबारा से सिटीज डेवलप होना इंडिया में स्टार्ट हो रही थी, सेंटर्ड इन द फर्टाइल गंगा प्लेन्स, ठीक है। जो गंगा प्लेन्स थे, जो गंगा रिवर वहां से बहती थी, वहां पर हमें देखने को मिली। कंफर्म्ड बाय आर्कियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस एंड एंशिएंट टेक्स्ट। अब हम लोग बात करें इसकी कंफर्मेशन हमें कहां से मिली, यानी कहां से पता लगा हमें इसके बारे में, तो बेटा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस, जो यानी वहां पर खुदाई की गई, और उसके साथ साथ एंशिएंट टेक्स्ट, कौन से
वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन, इन टेक्स्ट की हेल्प से हमें पता लगा कि ये गंगा प्लेन्स में सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गई थी इस टाइम पीरियड में। आगे हमारे पास कंसेप्ट आता है जनपदास एंड महाजनपदास। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो अलग अलग तोड़ के वर्ड्स को डिवाइड करके हम लोग सीखेंगे कि इसका मीनिंग कैसे हम लोगों को समझ में आएगा। जना, ठीक है, जना का मीनिंग होता है पीपल, सिटीजन्स, आदमी, ठीक है। जना मीन्स पीपल। पदा मीन्स सेट फुट, यानी जहां पर उन्होंने अपने पैर जमाए, जहां पर वो सेटल डाउन हो गए, ठीक है, जहां पर उन्होंने अपने पैर जमाए या जहां पर वो सेटल डाउन हो गए, यानी पीपल सेटल डाउन, जहां पर लोग सेटल डाउन हो गए, ठीक है, जहां पर उन्होंने रहना शुरू किया, उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया बेटा जनपदा। टेरिटरी लेड बाय राजा, ठीक है, उसको क्या बोला गया? जनपदा। और इस टेरिटरी को लेड कौन करता था? एक राजा करता था, ठीक है, एक किंग करता था। लेकिन अब जनपदा तक तो कहानी शुरू में आई, जहां पर कॉमन पीपल लोगों ने अपने पैर जमाए रहना स्टार्ट किया, उसको जनपदा बोल दिया। अब ये महाजनपदा क्या है? नाम से ही पता लग रहा है महा, यानी उससे बड़ी की बात हो रही है, उससे कोई बड़ी चीज की बात हो रही है। यहां पर क्या देखेंगे? एक्सपेंडेड ट्रेड एंड मर्गर्स, यानी कि बेटा होता क्या है, इन जनपदास में ट्रेड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हमें देखने को मिलता है। ट्रेड बढ़ने के साथ साथ ये बहुत सारे छोटे छोटे जो जनपदास थे, ये क्या करते हैं? ये एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे मिलके एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे उसके अंदर बहुत सारे, और उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? उसको हम लोगों ने बोल दिया महाजनपदा, या इंग्लिश में बोले तो बिगर स्टेट। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। क्लैंस शेयरिंग कॉमन लैंग्वेज एंड कस्टम्स फॉर्म्ड अर्ली स्टेट्स। अब ये जनपदास की बात हो रही है, जो शुरू में ये बने तो किस बेस पे बने थे? ठीक है, जो क्लैंस होते थे, जो कबीले होते थे, शेयरिंग कॉमन लैंग्वेज, जिनकी सेम लैंग्वेज होती थी, सेम कस्टम्स यानी सेम रीति रिवाज होते थे, उन लोगों ने क्या किया? अर्ली स्टेट्स यानी अपने स्टेट्स बना लिए, ठीक है जी। उसके बाद ट्रेड नेटवर्क एक्सपेंडेड एंड कनेक्टेड दीज टेरिटरीज, ट्रेड नेटवर्क बढ़ता गया और इन टेरिटरीज को आपस में कनेक्ट करता गया। बाय द 8th to 7th centuries BC, स्मॉल यूनिट्स मर्जर इनटू मेजर पावर। अब ये छोटी छोटी यूनिट जब मेजर पावर में क्या हुई, मिलके एक मेजर पावर बनी, जिसको हम लोगों ने महाजनपदा बोल दिया। अब इसमें हम लोग देखेंगे 16, अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि इंडिया में कितने महाजनपदास पाए जाते हैं, तो मेजरली हमें 16 महाजनपदास के बारे में बार बार देखने को मिलेगा जब हम उस टाइम के टेक्स्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो 16 ग्रेट स्टेट्स बोल सकते हैं, या 16 महाजनपदास हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंशियंट टेक्स्ट लिस्ट 16 महाजनपदास स्पेंड फ्रॉम गांधारा, नॉर्थ वेस्ट में हम लोग बात करें तो गांधारा से शुरू होते हैं, ईस्ट में हमें अंगा देखने को मिलता है। ये इनके नाम है, कंफ्यूज नहीं होना ये क्या आ गया, ठीक है, ये इनके नाम है। गांधारा नॉर्थ वेस्ट में, ईस्ट में हमें अंगा देखने को मिलेगा, और सेंट्रल इंडिया में हमें अशमाका देखने को मिलेगा। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर हम लोग नॉर्थ वेस्ट की बात करें, मैप पे देखेंगे तो यहाँ पर हमें गांधारा देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करेंगे बेटा ईस्ट की, ठीक है, ईस्ट की हम लोग बात करेंगे तो अंगा हमें ईस्ट के इस रीजन में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग अशमाका की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में अशमाका हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो ये इतने एरिया में फैला हुआ था। बताता ही सिर्फ गंगा प्लेन्स में ही ऐसा क्यों हुआ, कहीं और डेवलप क्यों नहीं हुए, उसका एग्जाम्पल देते हैं। फर्टाइल सोयल फॉर मैसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ, यानी गंगा जो रिवर्स थी, उसका जो प्लेन्स थे, वहां की जो सोयल थी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी, जिसकी वजह से हमें एग्रीकल्चर ग्रोथ अच्छी देखने को मिली। प्रोक्सिमिटी टू आयरन ओर इन द माउंटेन्स, और यहाँ पर हमें आयरन ओर भी देखने को मिले, जो उस टाइम पीरियड की एक मेजर इन्वेंशन है, जो आज तक ह्यूमंस को आगे ले जाने का काम कर रही है। फॉर्मेशन ऑफ हाईली कनेक्टेड न्यू ट्रेड रूट्स, अब प्लेन्स है तो यहाँ पर ट्रेड रूट्स अच्छे देखने को मिले और धीरे धीरे और ज्यादा डेवलप होते गए। अब इनकी जो जनपदास या महाजनपदास थे, इनके अंदर जो कैपिटल होती थी, इनकी जो कैपिटल सिटी होती थी, उसके फीचर्स की बात करेंगे कि उसको ये लोग कैसे प्रोटेक्ट करते थे, कैसे चलाते थे, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फीचर आता है मैसिव वॉल, यानी जो इनकी कैपिटल सिटी होती थी उसके आसपास ना ये एक बहुत बड़ी मैसिव वॉल बनाते थे, ठीक है। अगर हम लोग एग्जांपल के लिए मान ले कि ये इनकी कैपिटल सिटी है, ठीक है, तो इसके पास एक बड़ी सी दीवार बना देंगे, बड़ी सी दीवार इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ एक मैसिव वॉल, बड़ी सी दीवार हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। बिल्ड बाय रूलर्स टू डिफेंड टेरिटरी एंड प्रोजेक्ट पावर, ठीक है, रूलर्स इसको बनाते थे ताकि अगर कोई दूसरा राजा अटैक करे तो इसकी टेरिटरी को हम लोग बात करें, ये सेफ भी रख पाएगा और अपनी पावर भी दिखा पाएगा दुनिया को, ठीक है। मेन दूसरा रीजन क्या है? प्रोजेक्ट पावर। देन माउट, अब ये सिस्टम है, इसको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। देखो माउट के बारे में ना आप लोगों ने कार्टून्स में भी देखा होगा, ठीक है, बहुत सारी जगह हमें देखने को मिलता है। जब
एक राजा होता है जहां पर उसकी कैपिटल होती है, जहां पर उसका महल होता है, ठीक है, उसके चारों तरफ ना, उसके चारों तरफ क्या करता है, उसके चारों तरफ खुदाई कराता है, खुदवा देता है, ठीक है, और उसके बाद उसमें पानी डाल देता है, ठीक है, उसमें पानी डाल देता है ताकि उस कैपिटल सिटी के अंदर आने का सिर्फ एक ही जगह बचे। अ डीप वाइड वाटर फिल्ड डिच सराउंडिंग द फोर्टिफिकेशंस फॉर अल्टीमेट डिफेंस। अब ये अल्टीमेट डिफेंस का काम कैसे करता है, देखो, अगर ये उसकी कैपिटल है, ये उसका फोर्ट है, अब वो क्या करेगा, यहां पे चारों तरफ ना इस एरिया में खुदाई करा देगा, इस एरिया में उसने खुदाई करा दी। अब इस एरिया में खुदाई कराने के बाद इसमें पानी डाल दिया, ठीक है, ये पानी से इसको भर दिया, माउंट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक गेटवे इसने रखा है सिर्फ कि अगर लोग आएंगे तो यहाँ से आ जा सकते हैं, उसके अलावा लोग नहीं आ सकते, जगह नहीं है। तो इससे क्या होगा, इसका डिफेंस बढ़ जाएगा कि अगर कोई आएगा तो इस गेट से ही अंदर आ सकता है, और इस गेट से अगर कोई अंदर आएगा तो इसके जो हम लोग बात करें सोल्जर्स हैं या जो गेट पे जो भी देखता है उन चीजों को, वो इनको मॉनिटर अच्छे से कर सकता है, आराम से मॉनिटर कर सकता है, और ज्यादा समझने के लिए आसानी हो जाए। तो और सेफ्टी कैसे होगी कि इस पानी में ना क्रोकोडाइल्स छोड़ दे, मगरमच्छ छोड़ दे, यानी अगर कोई तैर के इलीगल तरीके से उसकी कैपिटल में घुसना चाहे तो मगरमच्छ उसका काम तमाम कर दे, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं माउट सिस्टम। अब आगे हम लोग देखेंगे नैरो गेटवे, ठीक है। जो गेटवे होता था ना, जो एंट्रेंस होती थी, वो गेटवे बहुत ज्यादा नैरो रखते थे, और नैरो रखने के पीछे का रीजन क्या था, उसको नैरो इसलिए रखा जाता था बेटा ताकि एक तो मॉनिटर कर सके जो भी गेट पे लोग है कि अंदर क्या क्या जा रहा है, कोई सामान भी जा रहा है तो उसको देख सके, यानी उनकी नजरों में रहे चीजें, कुछ भी उनकी नजरों से बच के अंदर ना जा पाए, जो कल को जाके राजा या उसकी टेरिटरी को लॉस देखने को मिले। मोस्ट ऑफ दीज एंशिएंट कैपिटल्स कंटिन्यू टू बी लिविंग, ठीक है। आज तक इनमें से बहुत सारी कैपिटल जो उस टाइम पे नहीं कैपिटल्स होती थी बेटा, आज तक हमें ये देखने को मिलती हैं। 2500 ईयर्स ओल्ड मॉडर्न सिटीज टुडे, आज तक वो सिटीज हैं। अब अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन में हम लोग बात करें, जो राजा होता था ना, उससे एक उम्मीद की जाती थी, यानी वो जितने भी मेजर डिसीजन लेगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या मिनिस्टर्स के अलावा हम लोग बात करें, वो वहां के जो कॉमन लोग होंगे या जो एल्डर लोग होंगे उनसे भी कंसल्ट करेगा। अब जो कॉमन लोग या वहां के एल्डर लोग होते थे ना, उनकी जो असेंबली होती थी, उनका जो ग्रुप होता था, जो वहां के एल्डर्स मेनली हम लोग बात करें, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे, उनका जो ग्रुप होता था उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था सभा या समिति, उसको बोला जाता था सभा और समिति, ठीक है, या तो सभा या समिति। अब ये सभा और समिति होते क्या है, सिंपल ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप होता है जिसमें उस राज्य के अंदर जितने भी एल्डर लोग आते हैं, जितने समझदार लोग आते हैं, वो सारे होते हैं, ठीक है। एन असेंबली और काउंसिल ऑफ अ क्लैन मेंबर्स। टर्म फर्स्ट अपीयर्ड इन द एंशिएंट वेदास। आपको याद रखनी, ये जो टर्म है सभा और समिति हमें सबसे पहले कहाँ देखने को मिली, टर्म सभा और समिति हमें सबसे पहले देखने को मिली एंशिएंट वेदास में, ठीक है जी। सबसे पहले इनका उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिला, एंशिएंट वेदास में। कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ क्लैन एल्डर्स, यानी वहां के जो बड़े लोग होते थे वो कुड थियोरेटिकली रिमूव अ इनकम्पिटेंट रूलर, और कोई रूलर ऐसा है जो इनकम्पिटेंट है यानी कोई योग्य राजा नहीं है तो उसको रिमूव करने का भी ये काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम हमें आगे खत्म होता हुआ भी दिखाई देगा। अब जैसे ही वो जनपदाज कन्वर्ट होके महाजनपदाज बने, यानी वो छोटे छोटे जनपदाज कन्वर्ट होके महाजनपदाज बने और बड़े स्टेट्स हमें देखने को मिले, तो उसके साथ साथ हमें एक मेजर चेंज भी देखने को मिला, और वो चेंज हमारे सामने क्या आता है, मोनार्कीज, ठीक है। मोनार्की सिस्टम हमारे सामने आता है, ठीक है। आप सबने सुना होगा जहां पर राजा ही अल्टीमेट रूलर होता है, यानी सारी पावर राजा के हाथ में ही होगी, राजा जो चाहेगा जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से रूल करेगा, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मोनार्की। अब इसमें मेन 3 स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं मोनार्की के अंदर, मगध, कोसला एंड अवंती। उस टाइम के मेजर स्टेट्स हैं मगध, कोसला एंड अवंती। अगर हम लोग मगध की बात करें तो आज की प्रेजेंट डेट हमें बिहार में देखने को मिलता है। कोसला की अगर हम लोग बात करें तो हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, और वहीं अगर हम लोग बात करें अवंती की तो हमें मध्य प्रदेश में ये देखने को मिलता है। वहीं इसमें क्या होता है, राजा इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, ठीक है। सारी पावर राजा के पास होती है, राजा जैसे चाहे अपनी मर्जी से चाहे बिना किसी से एडवाइस लिए, बिना किसी से पूछे जो चाहे वो कर सकता है। सक्सेशन हेरिडेटरी सन ऑफ द प्रीवियस किंग, यानी यहाँ पर इस सिस्टम में क्या होता है बेटा, राजा का बेटा ही राजा बनता है, ये 100% श्योरिटी होती है, यानी यहाँ पर कोई वोट नहीं होती है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर किसी से पूछा नहीं जाएगा क्या वो योग्य है, नहीं है, डिपेंड करता है कि वो सिर्फ उसके पास एक ही इसकी एलिजिबिलिटी है कि वो राजा का बेटा होना चाहिए। ड्यूटीज, कलेक्ट टैक्सेस, लोगों से टैक्स कलेक्ट करना, मेंटेन आर्मीज, बिल्ड फोर्ट, आर्मीज मेंटेन करते थे और बड़े बड़े फोर्ट बनाते थे, यानी ये हमें मॉडर्न रूलर्स की तरह देखने को मिलते हैं। वहीं अर्ली रिपब्लिक्स यानी
कुछ महाजनपद आज की हम लोग बात करें बेटा तो हमें ऐसा भी देखने को मिलता है जो रिपब्लिक, जो अर्ली रिपब्लिक्स भी जिनको हिस्टोरियंस ने बोला है, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसको क्या बोला है, अर्ली रिपब्लिक्स। ठीक है, हिस्टोरियंस ने इसको क्या बोला है, अर्ली रिपब्लिक्स। अब इसमें हमें दो एग्जांपल देखने को मिलेंगे, वज्जी और माला। वज्जी और माला ये भी दो क्या है, दोनों महाजनपद आज हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो सिस्टम है ना वो उनसे अलग है, इनका सिस्टम उनसे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर पावर किसके पास है, गणाज और संगाज। ये भी सेम सभा और समिति की तरह ही काम करते हैं, गणाज और संगाज। आप सभी को याद रखने, गणाज और संगाज, जिसको असेंबलीज भी बोला जाता है। सक्सेशन, द रूलर इज सिलेक्टेड बाय असेंबली वोट। जो राजा होगा वो राजा का बेटा नहीं होगा, उसको सिलेक्ट डिसाइड किया जाएगा असेंबली में वोटिंग की हेल्प से, यानी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे या बड़े लोग मिलके वो असेंबली मिलके जिसको बनाना चाहेगी राजा वो बनेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। ड्यूटीज, मेजर डिसीजंस टेकन थ्रू डिस्कशंस एंड डिबेट। जितने भी बड़े डिसीजन होंगे वो डिस्कशन और डिबेट की हेल्प से लिए जाएंगे, ना कि राजा अकेला कोई भी डिसीजन लेगा। और अगर राजा इनकम्पिटेंट है तो ये राजा को हटा भी सकते थे। अब हम लोग देखेंगे एन एज ऑफ चेंज, यानी यहाँ पर हमारे पास कुछ चेंज आया, कुछ नई नई चीजें हमें देखने को मिली। और वो नई नई चीजें क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। स्प्रेड ऑफ आइडियाज, यानी इस टाइम पीरियड पे हमें आइडियाज स्प्रेड होते हुए दिखाई दिए। कैसे, लेट वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज। ठीक है, इस टाइम पे ये लेट वैदिक हम लोग बात करें, बुद्धिस्ट और जैन स्कूल्स ऑफ थॉट हमारे सामने आने लगे, एग्जिस्टेंस में आने लगे। ठीक है, पहले ये नहीं होते थे। फिर टीचिंग स्प्रेड बाय ट्रेवलिंग स्कॉलर्स, मॉन्क्स, नन्स एंड पिलग्रिम्स। अब ये टीचिंग्स को स्प्रेड कैसे किया जाएगा, स्कॉलर्स क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ट्रेवल करेंगे, लोगों को अपने इनके बारे में बताएंगे, चाहे वो मॉन्क्स हैं, साधु संत लोग हैं, या बुद्धिस्ट फिलोसफर्स हैं, या पिलग्रिम्स हैं। हम लोग बात करें श्रद्धालु हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और लोगों को टीच करना, इनके बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे पास आता है आर्ट एंड कल्चर। इंडियन आर्ट अंडरगोज अ मैसिव रिन्यूअल। इस टाइम पीरियड में हमारी आर्ट को एक रिन्यूअल मिलता है। ठीक है, लेज द कल्चरल फाउंडेशन फॉर द एज ऑफ एम्पायर्स। ठीक है, कल्चरल फाउंडेशन ले की जाती है एम्पायर्स की इस टाइम पीरियड पे, आप सभी को याद रखना। अब टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करें तो एक मेजर चेंज हमारे सामने हमें देखने को मिलता है, और वो मेजर चेंज क्या होता है, आयरन। आयरन को एक्सट्रैक्ट करना, द मास्टरिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन को एक्सट्रैक्ट करना और उससे चीजें बनाना हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं। जबकि फर्स्ट अर्बनाइजेशन में ये चीज बिल्कुल भी नहीं थी। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन हम लोग बात करें होती थी तो वो कॉपर और ब्रोंज मेटल से ही फेमिलियर थे, आयरन के बारे में उनको नहीं पता था। लेकिन इस टाइम पीरियड में हम लोग आयरन को मास्टर करना सीख लेते हैं। ठीक है जी, इसके साथ साथ हमें और क्या देखने को मिलेगा, सेकेंड मिलेनियम बीसी में एक्सट्रैक्शन आयरन और मास्टर्ड एंड शेप्ड। अब हमने आयरन को मास्टर तो हम लोगों ने कर लिया था अर्ली, अगर हम लोग मास्टर की बात करेंगे तो हम लोगों ने, ठीक है जी, अर्ली सेकंड मिलेनियम में ही कर लिया था। लेकिन लेट सेकंड मिलेनियम आते आते ये वाइड स्प्रेड, यानी ये पूरे इंडिया में, इन जनपदाज में, महाजनपदाज में यूज होने लगा। अब इससे हमारी सोसाइटी में, हमारे उस टाइम में स्ट्रक्चर में, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज आया उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, एग्रीकल्चर। सबसे पहले आयरन से बने हुए टूल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर अच्छा होने लगा, ज्यादा ड्यूरेबल टूल्स हमें देखने को मिले। ठीक है, मैसिव स्केल पे फार्मिंग बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ, टूल्स के साथ साथ हम लोगों को क्या देखने को मिला, स्वॉर्ड्स, शील्ड्स, बोज, एरोज भी आयरन के बनाए जाने लगे। लाइटर, शार्पर, स्वॉर्ड्स, तलवारें, स्पीयर्स, भाले। ठीक है, शील्ड्स रिप्लेस ब्रॉन्ज, यानी जो चीजें पहले ब्रॉन्ज से बन रही थी अब वो चीजें भी आयरन से बनने लगी और वो बहुत ज्यादा शार्प होती थी, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, मिलिट्री कैंपेन्स भी देखने को मिले। एंड अलायंस गिव राइज टू पावरफुल न्यू किंगडम्स। और ये जो जनपद आज अलायंस बना रहे थे मिल करके, उनकी हेल्प से हमें नए किंगडम्स भी इसी टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट कॉइन, अब हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉइन दिखाएंगे कि शुरू में कैसे कॉइन होते थे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का दिखने वाला कॉइन, ऐसा दिखने वाला सिल्वर का कॉइन उस टाइम पे चलता था, जिसके ऊपर सेम ऐसे ही, ठीक है, ये मार्क्स हमें देखने को मिलते थे। इनको बोला जाता है पंच मार्क्ड कॉइन्स। कौन से कॉइन्स होते हैं बेटा, ये पंच मार्क्ड कॉइन्स, यानी जिन पे पंच करके इस तरीके के मार्क बनाए जाते थे। और हर राज्य, हर महाजनपद ने अपने कॉइन्स बना रखे थे, और वो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट या इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स जो होते थे, ठीक है, ट्रेड करने के जो रूट्स होते थे वहां पर ये चलते थे। ग्रोइंग ट्रेड नेटवर्क मेड स्टैंडर्ड एक्सचेंज नेसेसरी। अब जैसे जैसे ट्रेड नेटवर्क बढ़ता जा रहा था,
जैसे जैसे ट्रेड नेटवर्क बढ़ता जा रहा था तो नेसेसरी थी कि एक्सचेंज करने के लिए कोई चीज हो, तो तब हमारे कोइंस एग्जिस्टेंस में आते हैं जिनको पंच मार्क्ड कोइंस बोला गया है। द फर्स्ट इंडियन कोइंस मेड ऑफ सॉफ्ट सिल्वर, यानी शुरू में सबसे पहले जिस मेटल से बने थे दैट इज सॉफ्ट सिल्वर, क्योंकि उस पर पंच मार्क करके ऐसे सिंबल्स भी इनको बनाने होते थे। लेटर एक्सपेंडेड टू कॉपर, गोल्ड एंड अदर मेटल्स, बाद में एक्सपेंड होके सिर्फ शुरू में सिल्वर से स्टार्ट हुआ और उसके बाद कॉपर, गोल्ड एंड अदर मेटल्स, यूजुअली इश्यूड बाय स्पेसिफिक महाजन पदार्थ। ठीक है, महाजन पदार्थ क्या करते थे, अपने इनको अलग से इश्यू करते थे। एक्सचेंज्ड फ्रीली अक्रॉस रीजन्स एंड विद इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स। ठीक है जी, इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स पे भी इनका एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है। आगे हम लोग बात करेंगे सिंथेसिस, टू इराज ऑफ अर्बनाइजेशन। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि फर्स्ट में और सेकंड में क्या क्या अंतर था, यानी डिफरेंस क्या देखने को मिला। सबसे पहले लोकेशन का डिफरेंस हमें देखने को मिला। फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस बेसिन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। सेकंड हमें गंगा प्लेन्स में देखने को मिली, फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड मेटलर्जी, यहाँ पर कॉपर और ब्रोंज का यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर मेजर स्केल पे हमें आयरन का यूज देखने को मिलता है बेटा। आगे हम लोग बात करेंगे तो नो रीडेबल टेक्स्ट। ठीक है, हमारे यहाँ पर रीडेबल टेक्स्ट हमें नहीं मिले हैं, कहाँ पर, फर्स्ट अर्बनाइजेशन से। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे सेकंड अर्बनाइजेशन की, तो हमें यहाँ पर मोनेस्ट्रीज और लिटरेचर देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इकोनॉमी, ट्रेड तो यहाँ पर भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ट्रेड के साथ जो नई चीज ऐड हुई वो थी हमारे कॉइन्स। ठीक है जी, ट्रेड यहाँ पर भी था वहां पर भी था, लेकिन जो नई चीज ऐड हुई दैट इज कॉइन्स। आगे एक्सपेंशन, पीसफुल डिक्लाइन, वॉरफेयर, एम्पायर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास एक नया सिस्टम आता है, वर्ण जाति सिस्टम। अब हम लोग इसको अलग अलग करके समझेंगे, वर्ण को अलग, जाति को अलग। तो कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, उसके साथ साथ टेंशन भी नहीं लेनी। क्या आ गया, वर्ण अलग होता है, जाति अलग होती है। ठीक है, वर्ण को वर्ण भी बोला जाता है। ठीक है, अब हमारे इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ ना, अलग अलग ग्रुप्स हमारे सामने आने लगे जो अलग अलग काम करेंगे, जैसे कि गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, रिलीजन एजुकेशन का काम अलग लोग, ट्रेड एंड टाउन प्लानिंग का काम अलग। ठीक है, फार्मिंग, क्राफ्ट एंड आर्ट का अलग, यानी लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाने लगा। एज सिविलाइजेशन ग्री कॉम्प्लेक्स, सोसाइटी रीऑर्गेनाइज्ड इटसेल्फ। ठीक है, सिविलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ती गई तो साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी होने लगी और सोसाइटी खुद को रीऑर्गेनाइज करने लगी, और उस टाइम पे हमें ये ग्रुप्स देखने को मिले। ग्रुप्स वर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन क्लास, ऑक्यूपेशन एंड स्पेशलाइज्ड क्राइटेरिया। ठीक है, क्लास, ऑक्यूपेशन, वो काम क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन मींस प्रोफेशन, इस बेस पे हमें यहाँ पर डिवीजन देखने को मिला। अब इनकी बात करेंगे डिटेल में, लेकिन सबसे पहले ये डिवीजन, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का जो डिवीजन था उसके पीछे आइडियल क्या माना गया, कि इस डिवीजन के पीछे आइडियल क्या था, और ये कुछ हद तक हमें देखने को मिला, लेकिन मोस्टली हमें ये चीजें देखने को मिली। पहले हम लोग देखते हैं क्या सोचा गया था। ग्रुप्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, कि ये ग्रुप्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और मिलजुल के हार्मनी में काम करेंगे, लेकिन होता उसके अपोजिट है। डिविजन्स लेड टू इनइक्वालिटीज, हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज यानी डिस्क्रिमिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला। सम एक्वायर मोर वेल्थ, पावर एंड इन्फ्लुएंस, कुछ ग्रुप्स ने क्या किया, बहुत ज्यादा वेल्थ उनके पास हमें देखने को मिली, पावर एक्वायर कर ली, वेल्थ और इन्फ्लुएंस, यानी वो ग्रुप प्रभावशाली हमें देखने को मिले। ट्रू इक्वालिटी इज रेयरली अचीव। ठीक है, और जिस इक्वालिटी को अचीव करने के लिए किया गया था वो तो हमें देखने को कहीं मिली ही नहीं इन रियलिटी हम लोग बात करें। अब हम लोग बात करेंगे जाति और वर्ण की अलग अलग। सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड बाय टू फोल्ड सिस्टम। ठीक है, सोसाइटी को स्ट्रक्चर करने में टू फोल्ड सिस्टम काम करते थे। फर्स्ट वन इज जाति एंड सेकंड वन इज वर्ण। जाति की हम लोग बात करें बेस्ड ऑन कम्युनिटी एंड प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन। मेन चीज, जाति किस चीज पे डिवाइड की गई थी, कम्युनिटी और प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, यानी वो लोग काम क्या करते हैं, जो लोग सेम काम करते हैं उनको सेम जाति में रखा गया था। ठीक है, बाद में आकर के ये चीजें मुश्किल हुई हैं, बाद में आकर के ये चीजें और कॉम्प्लेक्स हुई हैं और बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर ये रिजिड देखने को मिली है, लेकिन स्टार्टिंग में ये सिर्फ किस लिए बनी थी, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन की, लोग जो लोग एक काम करते हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया गया। वहीं अगर हम लोग बात करें वर्ण की, वर्ण की जब हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन कैटेगरीज emerging फ्रॉम एंशियंट वैदिक टेक्स्ट, यानी ये जो बेस थे एंशियंट वैदिक टेक्स्ट जो हमें देखने को मिले उस बेस पे डिवीजन था, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बोथ वर्क टुगेदर टू स्ट्रक्चर इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज। व्हाट इज अ जाति, अब हम लोग बात करेंगे ये जाति होती क्या है। ठीक है, हम लोगों ने बोला था जाति के बारे में डिटेल में बात करेंगे, अब करते हैं ये जाति। अ ग्रुप टाइड क्लोजली टू देयर लाइवलीहुड। ठीक है जी, उनके लाइवलीहुड के अकॉर्डिंग, डिफाइंड बाय स्पेसिफिक स्किल्स, एग्रीकल्चर,
मेटलर्जी, कॉमर्स, क्राफ्ट। ठीक है, किन स्किल्स के बेस पे? मेटलर्जी यानी मेटल का काम करने वालों को एक उसमें डाल दिया, ठीक है, एक जाति में डाल दिया। कॉमर्स ट्रेड वालों को एक जाति में, क्राफ्ट को अलग, एग्रीकल्चर वालों को अलग जाति में। तो इस तरीके से डिवीजन किया गया था बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशन। अब इन जातिज को आगे हम लोग बात करें, ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसमिट कर रहे थे, और साथ साथ सब जातिज में डिवाइड कर रखा था, और यूनिक कस्टम्स सब जातिज में डिवाइड कर रखा था। साथ में जो इन हर जाति ने अपने यूनिक कस्टम डेवलप कर लिए थे टाइम के साथ, जैसे कि मैरिज को लेके सबके अलग कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे, फूड हैबिट्स, खाने पीने की जो हैबिट्स थी, आदतें थी, वो इन सब की हमें अलग अलग देखने को मिलती है। अब समझेंगे वर्ण के बारे में, ठीक है, ये व्हाट इज अ वर्ण। अब जब हम लोग बात करेंगे वर्ण के बारे में, सबसे पहले कहां से आया, ठीक है, ये कंसेप्ट कहां से आया वो आप सभी को याद होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट हमारा आया वैदिक टेक्स्ट से। हमें वर्ण के बारे में पता लगता है वैदिक टेक्स्ट से। डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। इसने क्या किया बेटा, इसने लोगों को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब ये 4 मेन कैटेगरीज हमारी कौन सी होती है? सबसे पहले हमारे पास आते हैं ब्राह्मण्स, ठीक है। इस कैटेगरी में जो सबसे ऊपर लोग होते थे, ठीक है, वो कौन से लोग होते थे? वो ब्राह्मण्स होते थे। प्रिजर्विंग, स्प्रेडिंग नॉलेज, परफॉर्मिंग रिचुअल्स। अब सबसे पहले इसने बताया है भाई कि ये जो हमने लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ये चारों का काम क्या होगा कि ये चारों अलग अलग काम करेंगे, ठीक है, ये चारों क्या करेंगे? अलग अलग काम करेंगे। इसमें सबसे ऊपर इस हायरार्किकल ऑर्डर में हमें देखने को मिले ब्राह्मण्स। अब ये लोग क्या करेंगे? प्रिजर्विंग एंड स्प्रेडिंग नॉलेज, यानी ये नॉलेज को स्प्रेड, ज्ञान देने का काम करेंगे, दूसरे लोगों को एजुकेट करने का काम ये लोग करेंगे। और परफॉर्मिंग रिचुअल्स, जो रीति रिवाज होते हैं उनको परफॉर्म करने का काम किसको मिला? उनको परफॉर्म करने का काम मिलता है बेटा ब्राह्मण्स को। फिर हमारे पास सेकंड ग्रुप आता है जिनको क्षत्रियाज बोला गया। सेकंड ग्रुप इज क्षत्रियाज। अब ये क्या करेंगे? डिफेंडिंग सोसाइटी, सोसाइटी को डिफेंड करने का काम करेंगे, ठीक है। अगर कोई बाहर से अटैक करता है सोसाइटी के ऊपर, यानी उसको प्रोटेक्ट करना, उसको डिफेंड करने का काम ये लोग करेंगे। लैंड, लैंड को प्रोटेक्ट करना। एंगेजिंग इन वॉरफेयर, ठीक है, वॉरफेयर में एंगेज रहेंगे, यानी अगर लड़ाई होगी तो ये क्षत्रियाज क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे अपने लोगों को, अपनी टेरिटरी को, अपनी लैंड को बचाने के लिए, ठीक है। 2 डिवीजन आपको समझ में आए, ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज। अब हमारे पास आता है थर्ड डिवीजन, दैट इज वैश्याज। जब थर्ड डिवीजन होगा वैश्याज, इंक्रीजिंग वेल्थ विया ट्रेड, बिजनेस एंड एग्रीकल्चर। अब इनका काम क्या बताया इसने कि इनको वेल्थ को इंक्रीज करना है। तो मींस बेसिकली इसमें ट्रेडर्स, बिजनेस मैन या फिर एग्रीकल्चर वाले लोग इसमें आएंगे, ठीक है, जो ट्रेड करेंगे या बिजनेस करेंगे या एग्रीकल्चर करेंगे। फिर फोर्थ हमारे पास आती है शूद्रास, जो इस ऑर्डर में सबसे नीचे हमें देखने को मिलती है। आर्टिशंस, इसमें आर्टिशंस आते हैं, ठीक है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाला काम करते हैं। क्राफ्ट पर्सन हम लोग बात कर चुके हैं। वर्कर्स, ठीक है, और सर्वेंट्स। इसमें और कौन कौन आता है? वर्कर्स और सर्वेंट्स। ये सारे लोग इसमें शूद्राज में आते हैं। यानी इस ऑर्डर में हमें सेम ऐसे ही लर्न करना है। सबसे ऊपर ब्राह्मणास, देन क्षत्रियास, देन वैश्यास, एंड लास्ट हमारे पास आते हैं शूद्राज। और सभी के काम अलग अलग करके बेटा इसने डिवाइड कर रखे हैं। अब ये जो टर्म कास्ट हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है, आज की मॉडर्न डेट में हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं कास्ट, इंग्लिश में कास्ट हैज फॉरेन ओरिजिन। अब ये कास्ट जो वर्ड है इसके ओरिजिन फॉरेन है। वैसे तो इंग्लिश में यूज किया जाता है, लेकिन ये आया कहां से, ओरिजिनेटेड कहां से हुआ? इट कम्स फ्रॉम पोर्टुगीज वर्ड कास्टा, यानी जो पोर्टुगीज इंडिया में आए थे उनका जो वर्ड था, उनकी लैंग्वेज का जो वर्ड था कास्टा, उस वर्ड से ये कास्ट वर्ड बना है। कोइंड बाय 16th सेंचुरी सीई, पोर्टुगीज ट्रेवलर्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी। जब 16th सेंचुरी में पोर्टुगीज ट्रेवलर्स इंडियन सोसाइटी को समझने की ट्राई कर रहे थे कि ये लोग, इनकी सोसाइटी कैसे है, कैसे लोगों को डिवाइड कर रखा है, तो उस टाइम पर ये टर्म हमारे सामने आई। अब वो स्कॉलर्स समझना तो चाह रहे थे इंडियन सोसाइटी को, लेकिन समझ नहीं पाए कभी भी ढंग से। सम से इट मीन्स वर्णाज, यानी उन लोगों ने जब इसको स्टडी किया, पढ़ा अच्छे से, उसके बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन पे आए? कुछ ने कहा कि ये कास्ट वर्णाज होते हैं। मोस्ट से जाति, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कास्ट जाति को बोला जाता है। बात हो रही है पोर्टुगीज ट्रेवलर्स की, ठीक है। और कुछ लोगों ने कहा कि पूरे सिस्टम को ही कास्ट बोला जाता है, अदर से द वोल सिस्टम, क्योंकि वो लोग ढंग से समझ ही नहीं पाए हमारे इंडियन सोसाइटी को, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि पोर्टुगीज वर्ड कास्टा से टर्म कास्ट हमारे सामने आई है। अब हाउ द सिस्टम चेंज, अब धीरे धीरे ये सिस्टम चेंज कैसे होने लगा, यानी जब ये सिस्टम सबसे पहले बना था, एग्जिस्टेंस में आया था, तो उस टाइम पर हमें ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम देखने को मिला था, लेकिन धीरे धीरे ये रिजिड होता गया। कैसे?
देखो जब हमारे सामने ये चीजें आई बिल्कुल शुरू में, पीपल चेंज्ड ऑक्यूपेशन इफ नीडेड, ठीक है। अगर कोई किसी ऑक्यूपेशन में है तो चाहे तो अपने ऑक्यूपेशन को चेंज कर सकता है अगर उसको जरूरत है तो। एग्जाम्पल कैसे, अगर कहीं पर सूखा पड़ा है, पानी नहीं है इरिगेशन के लिए, तो फार्मर्स किसान क्या कर सकते हैं, खेती छोड़ के सिटीज में जाके कोई दूसरा काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई दूसरा ऑक्यूपेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई और काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फार्मिंग तो पॉसिबल नहीं है विदाउट पानी। तो वो लोग शुरू में ऐसा कर सकते थे कि अपना ऑक्यूपेशन छोड़ के कोई और ऑक्यूपेशन अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। गिव सोसाइटी स्टेबिलिटी, और इस टाइम पीरियड में सोसाइटी को ये चीजें स्टेबिलिटी देती थी कि यानी अगर कोई चाहे तो अपना प्रोफेशन छोड़ के दूसरा प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन लेटर पीरियड में हमें एक चेंज देखने को मिला कि ये चीजें बहुत ज्यादा कठोर हो गई, मुश्किल हो गई, और यहाँ पर हमें इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। सिस्टम बिकम स्ट्रिक्ट, ये सिस्टम स्ट्रिक्ट होता गया, लीड टू इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट लोअर जातीज, ठीक है। लोअर जातीज के अगेंस्ट हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। और सबसे ज्यादा ये डिस्क्रिमिनेशन जब हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा हाई हुआ तो वो कौन सा टाइम था, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जब भारत में ब्रिटिशर्स यानी ये अंग्रेज रूल कर रहे थे तो उस टाइम पर ये सबसे ज्यादा बुरा फेज हमें इसका देखने को मिला। डेवलपमेंट्स एल्सवेयर इन इंडिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट मिलेनियम बीसी ओपनड मैसिव रूट्स फॉर ट्रेड, पिलग्रिमेज एंड मिलिट्री। अब ये जो फर्स्ट मिलेनियम बीसी था, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें, मैसिव ट्रेड रूट्स हमें देखने को मिले, बड़े बड़े ट्रेड रूट्स जो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया को कनेक्ट करने का काम कर रहे थे। पिलग्रिमेज, ठीक है, जब पिलग्रिमेज क्या होता है, जब लोग धार्मिक, रिलीजन या रिलीजियस पर्पसेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। और मिलिट्री कैंपेन्स भी हमें इस टाइम पीरियड में ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दो मेन रूट्स के बारे में, ठीक है। टू मेन रूट्स इन लिटरेचर, उत्तर पथा जो आपको यहाँ पे सेम येलो लाइन में दिखाई दे रहा है, और दक्षिण पथा जो आपको ऑरेंज लाइन में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग उत्तर पथा के बारे में। जब हम लोग इसकी बात करेंगे, आपको नाम से ही समझ आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट रीजन से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन है, यहां से ये शुरू होता है, ठीक है। गंगा प्लेन से होता हुआ ये यहां से जा रहा है, देखो गंगा प्लेन से होता हुआ ये कहां पर जाएगा, ईस्टर्न इंडिया में जाएगा जी। कहां जाएगा, ईस्टर्न इंडिया में जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे दक्षिण पथा के बारे में, मीन्स ये रूट है जहां के जिससे लोग यहाँ पे ट्रेड के लिए ट्रेवल करते थे, या पिलग्रिमेज के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या मिलिट्री कैंपेन्स के लिए इन रूट्स का यूज किया जाता था। दक्षिण पथा, ठीक है, कौसंबी यहां से इस रीजन से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। अक्रॉस द विंध्या रेंज, ये यहाँ पर हमें सेंट्रल में विंध्या रेंज देखने को मिलती है, इसको क्रॉस करता हुआ ये कहां पर जाएगा, ये साउथ इंडिया को कनेक्ट करेगा। तो ये दोनों रूट्स आप सभी को याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज उत्तर पथा एंड सेकंड वन इज दक्षिण पथा। उत्तर पथा क्या कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट को ज्वाइन कर रहा है, और वहीं दक्षिण पथा क्या कर रहा है, हमारे कौसंबी से लेके साउथ इंडिया तक इनको ज्वाइन करने का काम करता है। डेवलपमेंट्स एल्सवेयर इंडिया में आगे देखेंगे, मेजर सिटीज अमर्ज्ड इन ईस्ट, ठीक है। अब हमें ईस्ट इंडिया में भी कुछ सिटीज अमर्ज होती हुई दिखाई देती हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ टुडेज भुवनेश्वर में हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग शिशुपालगढ़ की बात करें जो आज की डेट में भुवनेश्वर में कैपिटल ऑफ द कलिंगा रीजन, यानी उस टाइम पे जो कलिंगा रीजन था उसकी कैपिटल होती थी, ठीक है, जिसको प्रेजेंट डे कोस्टल ओडिशा भी बोला जाता है। कलिंगा को आज की डेट में कोस्टल ओडिशा बोला जाता है, उस टाइम पे इसका नाम कलिंगा रखा गया था। फॉलोड अ स्ट्रिक्ट स्क्वायर ग्राउंड प्लेन, ठीक है। यहाँ पर जो सिस्टम स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता था, बेसिकली स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रिक्ट स्क्वायर ग्राउंड प्लान, फीचर्ड इंपोजिंग फोर्टिफिकेशंस एंड अ वाटर फील्ड माउट, ठीक है। हमें क्या देखने को मिला, फोर्टिफिकेशन जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी, और माउट यहाँ पर देखने को मिला। नैरो गेटवे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, ठीक है। यहाँ पर भी सेम जो हमने शुरू में बात किया कि नैरो गेट लगा दे ताकि मॉनिटर किया जा सके कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है, कोई भी ऐसी चीज अंदर ना जाए। तो ये एग्जाम्पल था हमारा शिशुपालगढ़ का। अब चलेंगे साउथ इंडिया में, ठीक है। साउथ इंडिया में उस टाइम पे क्या हो रहा था, सिटीज emerged around 400 BCE mentioned in the ancient Tamil literature, ठीक है। यहाँ पर हमें 400 BC के आसपास सिटीज emerge होती हुई दिखाई दी, और जिसके बारे में हमें कहाँ से पता लगा, तमिल लिटरेचर में इनका मेंशन हमें देखने को मिला। 3 मेजर किंगडम्स अरोज, अब साउथ वाले रीजन में 3 मेजर किंगडम्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उस टाइम पे साउथ वाले रीजन में 3 मेजर किंगडम्स emerge हो रहे थे। तो फर्स्ट वन इज चोलाज, सेकंड वन इज चेराज एंड थर्ड वन इज पंड्याज। तो चोलाज, चेराज और पंड्याज, ये 3 हम लोग बात करें तो
साउथ में ये 3 हमें किंगडम्स देखने को मिले हैं। उसके अलावा और साउथ इंडिया की बात करें तो हमें वहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी देखने को मिलते हैं, इसीलिए साउथ वाले रीजन को, साउथ इंडिया को रिसोर्स रिच रीजन भी बोला जाता है। अब ये जो हमें यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीजें मिली, जैसे कि गोल्ड, गोल्ड के साथ साथ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, हमें ऐसे स्टोन्स मिले जो बहुत ज्यादा प्रीशियस होते थे, और साथ साथ स्पाइसेस, और हम लोग बात करें मसाले, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, तो हमें ये चीजें साउथ से मिल रही थी। प्रॉफिटेबली ट्रेडेड क्रिएटिंग अ वाइब्रेंट इंटरकनेक्टेड एंड शेयरिंग गुड्स एंड कल्चर, ठीक है, इन चीजों की वजह से हमें पूरे इंडिया में कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है, और साथ में लोगों को, हम लोग बात करें शेयरिंग गुड्स, चीजों के साथ साथ कल्चर भी एक्सचेंज हो रहा था। अब हम साउथ इंडिया की बात करें तो वो ट्रेड ऐसा नहीं है सिर्फ साउथ इंडिया तक ही सीमित था, नहीं, रेस्ट ऑफ इंडिया यानी पूरे इंडिया में यहाँ से ट्रेड होता था, और इंडिया के साथ साथ हम लोग बात करें तो ओवरसीज एम्पायर्स यानी इंडिया से बाहर भी इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड हमें साउथ इंडिया की तरफ से देखने को मिलता है। आगे हमारे पास सेकेंड अर्बनाइजेशन में हम लोगों ने बात की, सबसे पहले हरप्पन सिविलाइजेशन हम लोगों ने जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी, देन राइज ऑफ जनपदास एंड इरा ऑफ महाजनपदास हम लोगों ने देखी। अब देखेंगे कनेक्टेड सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, कि ये जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था ये पूरा कैसे किस तरीके से कनेक्ट था। बाय 300 और 200 BC द एंटायर सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्ट वॉज इंटरकनेक्टेड, यानी इस टाइम पीरियड के आते आते हमारा पूरा सब कॉन्टिनेंट जो नॉर्थ ईस्ट को भी इंक्लूड करता है आपस में कनेक्ट हो गया था इन ट्रेड रूट्स की हेल्प से। कल्चर एंड गुड्स ट्रेवल्ड टू सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एरिया, सॉरी एशिया। कल्चर, ठीक है, हमारा जो कल्चर था उसके साथ साथ गुड्स ट्रेवल टू सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब सिर्फ इंडिया में नहीं, एशिया की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर इंडिया नहीं है, जो चीज पे आपको ध्यान देना है दैट इज एशिया, ट्रेवल्ड टू सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, एशिया में अलग अलग पार्ट में हमें ये फैलता हुआ दिखता है। अराउंड दिस टाइम महाजनपदास सीज टू एग्जिस्ट, अभी ये टाइम ऐसा आया जब महाजनपदास कहीं ना कहीं हमें खत्म होते हुए दिखाई दे रहे थे, और महाजनपदास जैसे ही खत्म हो रहे थे तो हमें फ्रेश डेवलपमेंट्स के लिए रास्ता मिल जाता है, वुड रीशेप इंडिया। अब जो नई डेवलपमेंट्स होंगी वो इंडिया को रीशेप करेंगी, ठीक है। अब हमारा चैप्टर होता है यहाँ पर कंप्लीट, एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। जनपदास के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, जिसको राजा रूल करते थे, जहां पर असेंबली होती थी स्टार्टिंग में एल्डर्स की, ठीक है, जिसको शुरू में सभा या समिति बोला गया। फिर 16 महाजनपदास के बारे में हम लोगों ने देखा, वर द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टेट ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम BCE। दे विटनेस द सेकंड अर्बनाइजेशन स्प्रेडिंग अक्रॉस द इंडिया। सेकंड अर्बनाइजेशन हम लोगों ने देखा कि पूरे इंडिया में कैसे हम लोग बात करें फैलती हुई जाती है। फिर हम लोगों ने देखा बाय 300 BCE द महाजनपदास सीज्ड टू एग्जिस्ट, यानी यहाँ पर महाजनपदास का इन्फ्लुएंस हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स कनेक्टेड नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट की, हमारा पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमें यहाँ पर कनेक्टेड देखने को मिलता है रोड्स की हेल्प से, या हम लोग बात करें ट्रेड रूट्स जो उस टाइम पे डेवलप हुए थे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, पीपल, गुड्स, आइडियाज एंड टीचिंग्स ट्रेवल्ड अलोंग ऑल दीज रोड्स यूनाइटिंग द सब कॉन्टिनेंट, यानी यहाँ पर सिर्फ गुड्स ही नहीं, उसके साथ साथ इंसान, पीपल, आइडियाज, सोच, विचार, ठीक है, टीचिंग्स हम लोग बात करें या रिलीजियस टीचिंग हम लोग बात करें, ये सारी चीजें इन रूट्स की हेल्प से स्प्रेड करती थी। तो फाइनली हमारा चैप्टर हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। होप सो चैप्टर आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और प्यारे प्यारे कमेंट करना आपको नहीं भूलना। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे कोई भी नेक्स्ट आने वाली अपडेट मिस ना हो। चैप्टर के जैसे ही हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी क्लास 7 की, उसके बाद हम लोग इसकी MCQ सीरीज भी यूट्यूब पर लाइव कराने वाले हैं। तो इसके लिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।